नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक गौड़ है। तो आज हम जो आरएस प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या बुक लिस्ट हो सकती है और आपके जो जनरल डाउट्स जो भी होते हैं अपन उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपके जो सारे प्रीलिम्स को लेकर जो आपके सारे डाउट रहते हैं वो डिस्कस करेंगे, और जो ऑथेंटिक बुक लिस्ट जो मैंने फॉलो की थी या कुछ बुक्स जो मैं फॉलो नहीं कर पाया लेकिन मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम की डिमांड है कि हमें फॉलो करनी चाहिए, तो वो भी मैं लेके आया हूँ। आपके भी और कोई डाउट हो तो मुझे बताना, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अपने आरएस प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी, मेरा नाम अशोक गौड़ है और रैंक 20 है। ठीक है, चलो तो देखो, ये अपने प्रीलिम्स का परीक्षा पैटर्न है आरएस प्रीलिम्स का। अब प्री में अपन को पता है यार, ये अपने आरपीसी जो सिलेबस जारी करती है उसमें ये लिखा हुआ आता है फ्रंट पेज पे कि अपन को पता है कि इसमें भाई अपने 150 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर का। ठीक है, और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और 3 घंटे का अपना पेपर होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने ये सिलेबस है। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, ये अपने जो पेपर होता है उसका नाम होता है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। 200 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे का इसमें टाइम लगता है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और आजकल तो आपको पता है आरपीएससी ने ये सिस्टम कर दिया है कि अगर अपन 5वां गोला भरना होता है, अगर अपन कोई पर्सन को छोड़ रहे हैं, तो अगर नहीं भरते हैं तो उसमें भी अपनी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। और अगर अपन 10% से कम गोला छोड़ते हैं तो आपको पता है कि अपन उसमें अपना जो परिणाम है वो मेंशन नहीं होता। ठीक है, तो करते हैं अपन डिस्कस डिटेल में। देखो, अब अपन देखते हैं कि पिछले सालों की क्या स्थिति रही है। आपको पता है कंपटीशन तो यार खूब है आजकल आरएस में। देखो, ये मैंने कुछ यहाँ पे डाटा लिखे हैं 2016 से लेकर 2024 की भर्ती तक। देखो, 2016 उस समय क्या होता था कि 4 लाख के आसपास आवेदन आते थे, 3 लाख के आसपास लोग पेपर में बैठते थे और लगभग अपने 78 के आसपास कट ऑफ रहती थी, यानी कि 34% के आसपास अपने कट ऑफ रहती थी। ठीक है, सॉरी, अपने 39% के आसपास, और 11,000 लोग उस समय पास हुए थे। आपको पता है ना कि मेंस में अपने जितनी वैकेंसी होती है उसका लगभग अपने 15 गुना को मेंस में पास किया जाता है। तो उस समय 11,000 लोगों को पास किया गया था। ऐसे ही 2018 में जो अपनी कट ऑफ थी वो रही थी 76। 2021 में जो अपनी कट ऑफ रही थी वो रही थी 84। ठीक है, 23 में आपको पता है कि प्रीलिम्स का पेपर थोड़ा ज़्यादा इजी टाइप का आया था, है ना, काफ़ी इजी आया था, इसलिए वो उसकी कट ऑफ है वो 100 चली गई थी। और 2024 में ये कट ऑफ वापस गिर के 71 पे आ गए, 71 पे। ठीक है, तो यानी कि अपन को एक क्या चीज़ पता चल रही है कि कभी भी कट ऑफ मैक्सिमम 2021-23 में गई है 50%। जब क्या हुआ, जब पेपर बहुत आसान आया। ठीक है, इस बार अपने चॉइस में वापस देखो लगभग 35-36% के आसपास कट ऑफ गई है। ठीक है, तो यानी कि अपन को कोई प्रीलिम्स पास करने में कोई टॉप करने की जरूरत तो है नहीं। अपन को 35-37% के आसपास नंबर लेके आना है और आरएस प्री पास करना मतलब बहुत आसान है। ठीक है, आप सब कर लोगे, आपने पहले भी किया होगा, और नहीं तो करना बहुत आसान है। बस अपनी जो डायरेक्शन है, अपनी जो स्ट्रेटेजी है, अपनी जो बुक लिस्ट है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो अपन ने कुछ अपन ने देखा कि कट ऑफ कितनी क्या रहती है। ठीक है, इस बार जैसे 2024 में 21,000 लोगों को पास कर रखा है। एवरेज ऐसा रहता है कि 20,000 के आसपास लोग अपने मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, 20,000 के आसपास, तो 20,000 लोग मेंस देते हैं, प्री पास होते हैं। अब ये अपना सिलेबस है आरएस प्रीलिम्स का। इसमें अपने राज्य व्यवस्था और संविधान है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, अपना ज्योग्राफी है वर्ल्ड की और इंडिया की, और अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति ये भी इसमें है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का भूगोल, गणित और रीजनिंग, समसामयिकी, विश्व राजस्थान की और भारत की भी। तो ये अपन सबको पता ही है
ये अपना सिलेबस है और एक एक अपन सिलेबस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। अब देखो, अब अक्सर दोस्त लोग पूछते हैं कि यार अशोक, जो अपने सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे अपन कम पढ़कर ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए डाला है ताकि आपको पता रहे कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, अपन को कौन सा सब्जेक्ट प्री पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो देखो अब आप सब्जेक्ट वाइज देखना है कि किस साल कितने क्वेश्चन आए हैं। टोटल क्वेश्चन अपन को पता है 150 आते हैं, और अब अपन देखते हैं कि किस साल कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए हैं। ठीक है, देखना। अब देखो, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, अब 2013 में इससे क्वेश्चन आए 14। आप ट्रेंड समझना ताकि अपन एक अंदाजा लगा पाएंगे कि एवरेज कितने क्वेश्चन आते हैं राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति से। तो 2013 में 14 क्वेश्चन आए, 2016 में 15 क्वेश्चन आए, 18 में 11, 21 में 15, 23 में 18 और 24 में 15। यानी कि जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है उससे एवरेज अपन मान लें, जैसे 23 में 18 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है, और 18 में 11 ही आए, बाकी लगभग ये आंकड़ा 15 के आसपास का है। तो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से जो एवरेज जो क्वेश्चन हर साल आते हैं वो है 15% राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति से आते हैं। इसके लिए कितना क्या पढ़ना पड़ता है वो अभी अपन ये देखेंगे, क्योंकि अपन को इतिहास भी पढ़ना है और कला संस्कृति पढ़नी है, और अपन को उससे 15 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। सॉरी, 15 क्वेश्चन अपन को मिलेंगे। अब भारत का इतिहास, कला और संस्कृति, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसके आप देखना कितने क्वेश्चन आए हर साल। 10, 10, 14, 9, 9, 10, यानी कि अपन एवरेज माने तो 10, कितने 10। और इन 10 में भी आप देखोगे ना, तो जो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री है, गांधी ने रहा है, या 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद के आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको इसमें 10 में से 5-6 क्वेश्चन वही मिल जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, तो हिस्ट्री में अपने 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में, और उसमें भी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन और इंडियन हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब भूगोल का देखो आप, विश्व और भारत का भूगोल, 10, 10, 7, 7, 10 और 13, यानी कि एवरेज अपन मान सकते हैं कि इसके भी 10 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं राजस्थान अपने विश्व और भारत के भूगोल के। इन 10 में से जो विश्व का भूगोल है उसके हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको पता है कि 23 में 4 क्वेश्चन आए थे, इस बार शायद 3 क्वेश्चन आए थे, तो 3 से 4 क्वेश्चन है वो विश्व के भूगोल के हर साल आते हैं अपने पेपर में। अब देखो अपने राजस्थान का भूगोल, ठीक है, राजस्थान का भूगोल मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एक तो छोटी सी किताब पढ़नी पड़ती है राजस्थान का भूगोल के लिए, और क्वेश्चन आप देखो हर साल 11, 15, 13, 11, 11, 14, यानी कि एवरेज हर साल अपन कह सकते हैं 12 क्वेश्चन राजस्थान भूगोल से आ रहे हैं। और राजस्थान भूगोल में अपन देखते हैं कि छोटी सी तो एक आप देखो 10-12 टॉपिक सारे ही हैं, ठीक है, और अपन को सारे पूरे 80-90 पेज पढ़ने पड़ते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। तो सबसे ज़्यादा अपन को फोकस करना है राजस्थान भूगोल पे। कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या पढ़नी है, वो तो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन राजस्थान भूगोल ऐसा है, छोटा सब्जेक्ट है लेकिन अपन को क्वेश्चन अच्छे दे देता है, जैसे 12 क्वेश्चन दे रहा है हर साल। ठीक है, उसके बाद आप देखो भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के लिए आप देखोगे तो 14, 10, 16, 10, 10, 11, यानी कि अपन एवरेज मान सकते हैं कि भाई 12 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से आ रहे हैं। ठीक है, जो भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था उससे 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपको पता है कितने मुश्किल आते हैं। पूरे पेपर में पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं। आपने 23 वाला पेपर देखा होगा, 21 वाला देखा होगा, 24 वाला देखा होगा, और ओवरऑल आप आरबीसी का चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर देख लो, पॉलिटी के क्वेश्चन भाई बहुत मुश्किल आते हैं। ठीक है, यानी कि संविधान और राज्य व्यवस्था अपन को 12 क्वेश्चन दे तो रहा है, लेकिन पेपर में अपन 4-5 से ज़्यादा क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं सही, 6-7 से ज़्यादा, तो ये ध्यान रखना है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था देखो 11, 13, 9, 14, 12, 14, यानी कि अपन एक एवरेज निकाले तो भी 12 के आसपास क्वेश्चन है वो अपने राजस्थान की राज्य व्यवस्था से आते हैं, राजस्थान पॉलिटी से आते हैं। अब यार राजस्थान पॉलिटी का क्वेश्चन का मैं क्या बताऊं, आपने तो देखा ही होगा आरपीसी 2023 तक क्या पूछती थी। 2023 तक आरपीसी ये पूछती थी कि चलो बताओ उस मुख्यमंत्री के समय राज्यपाल कौन था, मैच करो,
ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे फैक्ट पूछती थी, ठीक है, जो जनरली अपन को याद नहीं होते। वो क्वेश्चन करना भी बड़ा, उसका आंसर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था, ठीक है। लेकिन आजकल आप देखो, आजकल आरपीएससी जो राजस्थान पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछ रही है ना, वैसे सुगले फैक्ट नहीं पूछ रही है ना, जो वो 23 तक पूछती थी। आजकल वो यहाँ पे भी डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछ रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है वहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये अपन सबके लिए अच्छी बात है कि यार अब अपन राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन भी डायरेक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के निकाल सकते हैं। इतने गंदे फैक्ट नहीं पूछती जैसा पहले पूछती थी, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब भारत की अर्थव्यवस्था आप देखो यार, ये भारत की अर्थव्यवस्था ना ये ऐसा सब्जेक्ट है कि ये सबसे दुखदायी सब्जेक्ट मैं मानता हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में जो कोर इकोनॉमी है अपनी, जो इकोनॉमी का अपना सिलेबस है, उससे तो किस क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से 2 या 3, ठीक है, समझना मेरी बात को, जिसमें मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, जो अपना सारा सिलेबस दे रखा है, अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अब उसके क्वेश्चन आते हैं 2-3, और उसके लिए अपन को बुक्स पढ़नी पड़ती है बहुत ज़्यादा, या मतलब समझना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा अपन को टाइम उसमें लगाना पड़ता है। अब इसमें जो आपको ये दिख रहे हैं ना कि सर आप तो कह रहे हो 2-3 आ रहे हैं, तो ये आप 6, 9, 8, 8 ये कैसे बता रहे हो? देखो यार, ये बाकी सारे जो क्वेश्चन है ना, वो जनरली 3 चीज़ों से आते हैं। या तो आरबीसी अपन को कोई योजना से पूछ लेगी, भारत सरकार की कोई योजना है, ठीक है, या वो अपन को भारत सरकार के बजट से पूछ लेगी। किससे? बजट से। और या वो पूछ लेती है इको सर्वे से। देखो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 2023 तक ऐसा होता था कि इंडियन इको सर्वे से आरपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती थी अपने पेपर में। आपने अगर गौर से देखा होगा 2022-23 यहाँ तक आरपीएससी इंडियन इको सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती थी, या बहुत कम पूछती थी। लेकिन आजकल आप हर पेपर में देखो, न केवल आरपीएससी का पेपर, हर जनरल पेपर में आप देखो कि आपको इंडियन इको सर्वे से क्वेश्चन मिल रहे हैं। पहले यार अपन है ना इंडियन इको सर्वे पढ़ते ही नहीं थे राजस्थान वाले। अपन राजस्थान का इको सर्वे पढ़ते थे, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पढ़ते थे, इंडियन इको सर्वे अपन कभी पढ़ते ही नहीं थे। क्यों नहीं पढ़ते थे? तो प्रश्न नहीं आते थे, और वो पढ़ना कितना मुश्किल है आपको पता, उसके 2 वॉल्यूम आते हैं बड़े बड़े। तो लेकिन आजकल आप देखो, इस बार जो मेंस का पेपर हुआ उसमें इंडियन इको सर्वे से क्वेश्चन थे, इंडियन बजट से क्वेश्चन थे। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये जो इको सर्वे है, ये इंडियन इको सर्वे, ये अपन यहाँ पे राजस्थान में पहले कोई ढंग से उस तरीके से पढ़ाता भी नहीं था, और अपन पढ़ते भी नहीं थे। लेकिन आजकल आरपीएससी ने ये कह दिया, न केवल आरएस का पेपर, जनरल पेपर में भी, चाहे कोई टेक्निकल पेपर भी हो रहा है, वहाँ पे भी आरपीएससी इंडियन इको सर्वे के 2-3 क्वेश्चन दे रही है। तो अब अपन को इस पर फोकस करना पड़ेगा। इंडियन इको सर्वे भी अब अपन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बजट तो पढ़ना ही पड़ेगा, बजट से आप देखते हैं इस बार मेंस में खूब क्वेश्चन आए। अब देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का तो सीधा सा सिंपल सा है कि ये अपन को खूब क्वेश्चन देता है। आप देखो 13, 11, 11, 10 और 15, यानी कि एवरेज माने तो अपन 12-13 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान इकोनॉमिक्स से, जो कि बहुत छोटा सब्जेक्ट है। अपन को एक इको सर्वे पढ़ना पड़ता है, उसके भी 5-7 चैप्टर है, वो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी आप देखोगे 15 क्वेश्चन दे रही है अपन को, छोटा सा सब्जेक्ट। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था एवरेज अपन माने तो ये 12 क्वेश्चन दे रही है, ठीक है, यानी कि 27 क्वेश्चन ये दोनों सब्जेक्ट दे रहे हैं, जो कि छोटे भी है, जिनका सिलेबस भी काफी कम है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 23, 18, 20, 18, 16, 13, यानी कि अपन एवरेज भी माने तो अपन को 16 से 17 क्वेश्चन मिल रहे हैं। किस में से? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। देखो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो कोर साइंस है, जो अपन 9th और 10th की जो अपन साइंस जो अपने सिलेबस में दे रखी है, या अपने सिलेबस में लिख रखा है विज्ञान के मूलभूत तत्व, वहां से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो 5-6 ही आ रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको ये इतने ज्यादा 16-17 देख रहे हैं ना, तो ये करंट से पूछ रहे हैं, जैसे डीआरडीओ क्या कर रहा है, इसरो क्या कर रहा है, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में अपन को करंट अफेयर्स पर भी लगातार फोकस बनाए रखना है, ठीक है। अब ऐसे ही देखो मैथ और रीजनिंग तो जिनको आती है ना, उनके लिए तो प्री पास करना चुटकियों का काम है, क्योंकि आप देखो मैथ के भी आप देखो एवरेज 20 क्वेश्चन आ रहे थे, है ना, एवरेज 20 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं अपने मैथ और रीजनिंग के, ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग। इसमें भी आपको पता है कि 10 क्वेश्चन के आसपास मैथ के आते हैं, 10 के अपने रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। तो जिनके मैथ रीजनिंग आती है उनका तो काम बहुत ही आसान है, जिनको नहीं आता है उनको मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं, देखना देखना इसको।
किन किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है अपन को, ठीक है, किन किन सब्जेक्ट पे अपन को ज़्यादा फोकस करना है। तो ये देखो, ये मैं आपको कुछ सब्जेक्ट बता रहा हूँ, इन पे अपन को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। एक तो राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसमें अपन को तीन चीज़ें पढ़नी है, एक बजट, सॉरी दो चीज़ें पढ़नी, एक बजट और एक आर्थिक समीक्षा, ठीक है। एक तो बजट देखना है, एक देखना अपन को आर्थिक समीक्षा। ये अपने राजस्थान इकोनॉमी के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि राजस्थान का भूगोल, ये अपन को हर साल 15-16 क्वेश्चन दे रहा है और छोटा सा सब्जेक्ट है, तो इस पे अपन को फोकस करना है। एक राजस्थान इकोनॉमी, इसमें अपने बजट और आर्थिक समीक्षा, एक राजस्थान का भूगोल। क्यों? क्योंकि ये हर साल अपन को 15-16 क्वेश्चन दे रहा है और छोटा सा सब्जेक्ट है। फिर देखो, एक अपन को फोकस करना है मैथ और रीजनिंग पर, गणित और रीजनिंग पर, ठीक है, गणित और रीजनिंग पर। अब गणित और रीजनिंग में अपन के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल, अपने 10 गणित के 10 रीजनिंग के मान लो, या कई बार आजकल गणित के कम आते हैं, रीजनिंग के ज़्यादा आते हैं, रीजनिंग के 12-13 भी आ जाते हैं। तो जिनको गणित नहीं आ रही यार, वो रीजनिंग तो कम से कम कर ही सकते हैं। अपन को 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ से। और एक जो अपन को फोकस करना है, राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान का भूगोल और अपने गणित और रीजनिंग, और एक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के भी आप देखो तो हर साल 20 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं करंट के, ठीक है। अपन 15 से 20 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। तो ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए ना, जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इन चारों सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करो, आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। क्योंकि आप देखो इनसे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, राजस्थान इकोनॉमी से भी आप 15 क्वेश्चन, 15-15, 30 और अपने 40-70 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। यानी कि आधे से ज़्यादा, आधे के आसपास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आ रहे हैं, ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट से। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स में अपन को किन सब्जेक्ट पे फोकस करना है, राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान का भूगोल, गणित, रीजनिंग और इन सब पर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, अब मैं आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बुक लिस्ट बताता चलूंगा कि कौन सी ऑथेंटिक बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए, या कौन सी बुक लिस्ट जो मैंने फॉलो की, या कौन सी मैं फॉलो नहीं कर पाया, मुझे लगता है कि मुझे पढ़नी चाहिए थी, ठीक है। तो ये मैं इसमें आपको सारा ऑथेंटिक बताऊंगा, जो सच में प्रामाणिक पुस्तकें हैं, जो मुझे लगता है, जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा है कि यार ये बुक लिस्ट हमें अपने जो मेरिट के उस पार ले जा सकती है, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ये अपना प्रीलिम्स का राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस दे रखा है, जिसमें अपने एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, जिसमें अपने मिडाइवल हिस्ट्री है, और जिसमें अपने राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद अपन को राजस्थान का अपने आर्ट एंड कल्चर दे रखा है, ठीक है। तो अब इनके लिए क्या पढ़ना है, ये सिलेबस है, आप डिटेल से इसको देख लेना। इसके लिए क्या क्या पढ़ना है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो जो ऑथेंटिक बुक है मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो ये कक्षा अपने RBSC, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, RBSC की एक बुक आती है कक्षा 9 की, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। एक तो ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की आती है, ये एक क्लास 10वीं की बुक आती है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। ये दोनों पुस्तकें हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी जो अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, RSSB है, अगर आप RSSB के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी का जो RSSB का पैटर्न है, तो वो आपको राजस्थान हिस्ट्री एंड का आर्ट कल्चर के सारे क्वेश्चन इन 2 सब्जेक्ट से बाहर नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। एक तो इन 2 बुक्स से बाहर नहीं पहुंच रहा है, एक ये राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, एक राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। यानी कि आप पटवारी, वीडियो, रीट, इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये पुस्तक है जो कर्मचारी चयन बोर्ड का अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, इन दोनों बुक से क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन आरपीसी यार देखो, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के 2 टाइप के क्वेश्चन पूछती है। एक क्वेश्चन जो जनरली अपन सबको आते हैं, जो राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो किसी को ही नहीं आते हैं।
देखो जो किसी को ही नहीं आते या जो एकदम नए क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है, हर साल पूछती है, हर पेपर में आपको एक दो नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यार उन एक दो क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर अपन कोई ऐसा तो नहीं कोई 10 किताबें ला के खरीद के उनको पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो यार अपन को क्या करना है, अपन को राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्रश्न सबको आ रहा है ना वो अपने गलत नहीं होना चाहिए। अपन राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में कभी भी लीड नहीं ले सकते, कभी भी बढ़त नहीं ले सकते कि भाई यहाँ पे हमने बाकी लोगों से 2-3 नंबर की बढ़त ले ली, और अगर लेनी है तो फिर उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो एक ये पुस्तक जो अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है, हुकुमचंद चैन और नारायण श्रीमाली की, ये ऑथेंटिक बुक है राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की, तो आप एक ये पुस्तक देख सकते हो, ठीक है। तो जो कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम के लिए तो ये 2 ही पर्याप्त है, और आरपीएससी के लिए 3 पर्याप्त है। 3 पर्याप्त उन क्वेश्चनों के लिए जो जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, जो अधिकतर बच्चे सही करते हैं। अब हर बार आरपीएससी 2-3 नए क्वेश्चन पूछती है, तो यार वो तो देखो उनको करना बहुत मुश्किल रहता है, तो उनके पीछे पढ़ भी नहीं सकते अपन। फिर देखो ये भारत का इतिहास, ठीक है, भारत के इतिहास से अपन ने देखा था 10 के आसपास क्वेश्चन आ रहे हैं, और 6 के आसपास क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, जो अपने सिलेबस में आधुनिक काल का इतिहास दे रखा है उससे आ रहे हैं। अब देखो ये आप सिलेबस देख लो, सिलेबस के सारे टॉपिक आपको सिलेबस कोशिश करना है कि एक बार थोड़ा याद हो जाए। इतना आसानी से याद होता नहीं है, मुझे भी नहीं याद हुआ, लेकिन ऐसे होना चाहिए मोटा मोटा कि आपको कोई पूछे कि यार चालुक्य वंश अपने सिलेबस में है कि नहीं है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए यार चालुक्य तो होना चाहिए, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। तो अब इसके लिए अपन देखते हैं बुक्स। देखो इसके लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये 3 बुक्स। एक जो अपने सिलेबस में कल्चर का टॉपिक दे रखे हैं ना, देखो एक तो ये दे रखा है कि आजीविक, बौद्ध और जैन, ठीक है। ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये और इवन अपन ये भी कह सकते हैं, इन तीनों से एंशिएंट हिस्ट्री से और मिडिवल हिस्ट्री से आरपीएससी जनरली हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं पूछती, वो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पूछती है कि ये जो मंदिर है वो किस वंश में बनाया था, किस राजा ने बनाया था, ठीक है। युद्धों का क्वेश्चन या उस राजा की क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन जनरली आरपीएससी नहीं पूछती है एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में। तो यहाँ पे अपन को भारत की जो प्राचीन कला एवं संस्कृति है, प्राचीन भारत की कला एवं संस्कृति, वो इस सब के लिए पढ़नी है अपन को। सल्तनत काल और मुगल काल की भी अपन को कला एवं संस्कृति पर फोकस करना है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, कौन सा युद्ध किया, इसके क्वेश्चन आरपीएससी देखो पूछने में तो पूछ सकती है, लेकिन जनरली कम पूछती है। तो अपन को प्राचीन और मध्यकालीन हिस्ट्री में अगर कुछ पढ़ना है तो वो इसका आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, प्राचीन का अपन को क्या पढ़ना है, कला और संस्कृति पढ़ना है, ठीक है। और जो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अपन को स्पेक्ट्रम और एक जो बुक मैं आपको बता रहा हूं वो पढ़नी है। देखो तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए अपन क्या पढ़ सकते हैं, देखो भारतीय संस्कृति की प्रमुख, भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए अपन को है ना, ये जो जैन विश्व भारती अपने इंस्टीट्यूट है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी लाडनू की, इसकी एक ये मुझे पीडीएफ मिली थी, इनका जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है जो इनकी वेबसाइट पर पड़ा है, आप सर्च करना जैन विश्व भारती सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ठीक है। तो वहां पे आपको बहुत सी पीडीएफ मिलेगी, एक पीडीएफ आपको ये भी मिल जाएगी। मुझे भारतीय कला एवं संस्कृति की आज तक की सबसे बेस्ट पीडीएफ ये लगी है, ठीक है। जो अपने इस बार क्वेश्चन आया ना भारतीय संस्कृति की निरंतरता, ठीक है, वो क्वेश्चन भी आप देखोगे तो यहाँ पे इसके दूसरे पेज में आपको मिल जाएगा भारतीय संस्कृति की निरंतरता, जो अपने मेंस में आया था। तो ये पीडीएफ आप जरूर पढ़ना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ऐसा रहता है यार भारतीय कला एवं संस्कृति कहाँ से पढ़े, तो मुझे आज तक जितने भी सोर्स लगे ना उसमें ये पीडीएफ बेस्ट लगी है, तो आप इसको देख सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए देखो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अभी मैं आपको मेंस का बताऊंगा, तो मेंस के लिए तो ये अच्छी बुक है, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको स्टोरी समझने में मदद मिलती है, जो इंडियन अपने फ्रीडम मूवमेंट है उसको समझने में मदद मिलती है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसे था, क्या था। लेकिन क्योंकि अपने प्रीलिम्स में फैक्ट ज़्यादा आते हैं, तथ्य ज़्यादा आते हैं, तो फैक्ट्स के लिए ये जो आर्या कंपटीशन टाइम्स की जो गाइड है ये अपने प्रीलिम्स के लिए पर्याप्त है। ये इस गाइड में सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको जो अपने सिलेबस में दे रखे हैं ना, ये
ये सिलेबस में सारे टॉपिक दे रखे हैं, वो आपको इस गाइड में मिल जाएंगे, ठीक है, इस गाइड में, है ना। लेकिन आपको स्टोरी को समझना अच्छे से, तो आप ये वाली बुक है वो आपको पढ़ना है। मेंस के लिए तो खैर ये पढ़ना ही है, लेकिन प्रीलिम्स में आपका इससे काम चल जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह एक बुक और आती है किरण की, लेकिन किरण वाली बुक में कहीं कहीं ऐसा देखा है कि जो सन जो मेंशन कर रखी है उसमें मुझे काफ़ी गलतियाँ दिखी, तो इसलिए उसकी जगह आपको ये वाली बुक पढ़नी है, ठीक है। तो भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए ये जो नोट्स हैं, जो जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय जो लाडनो है उसके नोट्स की ये जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको अशोक शर्मा RS पे इसकी PDF मिल जाएगी। भारतीय इतिहास के लिए आर्य कंपटीशन टाइम्स बहुत अच्छी बुक है, सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और मेंस के लिए ये आधुनिक भारत का इतिहास जो आपको पीरियड के टाइम भी पढ़ना है ताकि आपको स्टोरी समझने में मदद मिले। अब देखो, विश्व और भारत का भूगोल, विश्व और भारत का भूगोल, ये विश्व के भूगोल के मैंने आपको बताया 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है, और ये अपना भारत का भूगोल है। अब विश्व के भूगोल के लिए अपन क्या करें, ये आप सिलेबस देख लेना। विश्व के भूगोल के लिए यार मुझे आपको ये बुक है ना, ये अपने कुमार गौरव सर की आती है, अच्छी बुक है ये, भूगोल का खजाना विश्व मानचित्र वाली। मैंने इसको खोल के देखा है। इसमें क्या है कि अपन अगर कोई एटलस लेके आएंगे ना, चाहे ऑक्सफोर्ड का लेके आए या किसी का भी अपन एटलस लेके आएंगे, तो वहाँ पे क्या है, मैप्स तो दे रखे हैं लेकिन वहाँ पे उसकी व्याख्या नहीं कर रखी है। जैसे जैसे किलिमंजारो पर्वत है, अब अपन को वहाँ पे लिख तो रखा है कि भाई ये किलिमंजारो पर्वत है, ये अफ्रीका में है, ये दिखा तो रखा है, लेकिन उसकी डिटेल नहीं बता रखी। तो ये जो बुक है ये बहुत अच्छी बुक है, अपने प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बहुत कम है, तो आप ये बुक ला सकते हो। इसके अलावा क्या नहीं साहब मुझे तो कोई एटलस ही लेके आना है, तो फिर वो जो ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है हिंदी में, आप वो ऑक्सफोर्ड का एटलस ला सकते हो। बाकी मुझे लगता है ये लाओगे तो आप खुद ही कहोगे कि उसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो ही बात वर्ल्ड अपने ज्योग्राफी की, विश्व भूगोल की। अब भारत के भूगोल के लिए आप देखो, जो भारत के भूगोल के जो सिलेबस में अपने टॉपिक दे रखे हैं ना, ये जिसमें अपने प्रमुख स्थलाकृतियाँ, ठीक है, प्रमुख स्थलाकृतियाँ ये सब दे रखे हैं, मानसून, नदियाँ, प्रमुख फसलें, खनिज, ऊर्जा, औद्योगिक प्रदेश और अपने ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक दे रखा है। इसके लिए यार आप ना एक गाइड अगर पढ़ना चाहो तो आप ये पढ़ सकते हो, महेश कुमार बंडवाल की, ठीक है, भूगोल एक समग्र अध्ययन। इसमें जो NCERT 6 to 12 ज्योग्राफी उसका सार दे रखा है। देखो आप अगर ये पढ़ पाओ NCERT 6 to 12 ज्योग्राफी तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं पढ़ पाओ तो अपन को इसका सार आता है महेश कुमार बंडवाल, ये पढ़ लेनी है। अब यार इस महेश कुमार बंडवाल बुक की एक दिक्कत क्या है कि इसमें बहुत से फैक्ट दे रखे हैं, ठीक है, बहुत अधिक फैक्ट दे रखे हैं, इतने सारे फैक्ट याद भी नहीं होते, याद करना मुश्किल भी है। तो अब आप में वो आपको PYQ देखना है और देखना है कि भाई कौन कौन से, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो नदियाँ, तो अब उसमें नदियों की लंबाई याद नहीं करनी है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको इतनी समझ होनी चाहिए। वो समझ कहाँ से आएगी, जब अपन PYQ देखेंगे, ठीक है। तो भारत के भूगोल के लिए ठीक है, इसको भी अपन को छांट छांट के शॉर्ट नोट्स बना लेने, फिर वहाँ से पढ़ना है। और विश्व के भूगोल के लिए ये जो अपने कुमार गौरव सर की है, ये अच्छी बुक है, इसमें आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। और अगर आपको एक एटलस चाहिए तो ऑक्सफोर्ड का एटलस आप ले आओ। अब देखो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल मैंने बताया कि देखो कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक है, क्वेश्चन आ रहे हैं 16, यानी कि बहुत अधिक स्कोरिंग है। तो राजस्थान भूगोल के लिए अपन क्या करते हैं, देखो राजस्थान भूगोल के लिए ना ये हरिमोहन सक्सेना अच्छी बुक है, ठीक है, अच्छी बुक ऐसा है कि इसका फ्लो अच्छा है, थोड़ा आप पढ़ोगे ना तो ऐसा मतलब जैसे अपन कोई किताब पढ़ते हैं ना, तो वैसे इसका फ्लो बहुत अच्छा है। तो फ्लो बहुत अच्छा, आप पढ़ना, इसके शॉर्ट नोट्स अगर आप बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो यही आपको कहूँगा कि आप यही पढ़ो, इससे कि आपको मेंस में भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बाकी नहीं तो आप इसके लिए राजस्थान भूगोल के आप किसी के भी नोट्स ले लेना, 70-80 पेज के नोट्स होंगे और वहाँ से आपको 15-16 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, किसी के भी नोट्स ले लेना। और अगर आप ये पढ़ पाओ तो ये अच्छी बात है ना, ये अगर आप पढ़ पाओ तो अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो राजस्थान के भूगोल के लिए ना ये बुक और आती है HS शर्मा की और ML शर्मा की, HS शर्मा ML शर्मा, ठीक है,
अब ये जो राजस्थान भूगोल की बुक है ना, ये मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने इस बुक को देखा है, ये अच्छी बुक है। आप चाहो तो ये भी बुक ला सकते हो, तो इन दोनों में जो आपको अच्छी लगे वो ले आना। आगे देखते हैं अपन, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये जो टॉपिक है, ये संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये जो टॉपिक है अपने संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं और संवैधानिक संशोधन, इसमें आरपीसी सबसे मुश्किल क्वेश्चन टॉपिक से पूछती है, वो इस टॉपिक से पूछती है, संविधान सभा। आप आरपीसी के पीवाईक्यू देखना, इस संविधान सभा से इतने मुश्किल क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि जिसने जो संविधान सभा की जो पूरा उनका हुआ था प्रारूप, जो 12 सत्र हुए थे, उनकी बुक्स आती है बड़ी बड़ी, जिन्होंने वो पढ़ रखी, वही इस टॉपिक के क्वेश्चन कर सकता है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, संविधान सभा से। बाकी यहाँ से तो फिर संविधान अपना स्टार्ट हो ही जाता है। तो अब इसके लिए अपन को क्या करना है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के लिए देखो यार, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेयर एक्ट, जो संविधान का बेयर एक्ट है, जो संविधान की ओरिजिनल जो पीडीएफ है। ठीक है, तो आप क्या करो, उस ओरिजिनल पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लो। ओरिजिनल पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालने से दो फायदे हैं। एक तो वो आपके पास ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। ठीक है, और अगर आप कोई पब्लिकेशन की लेके आओ ना, तो वो लेके आना जिसमें बीच में वो कमेंट्री ना हो। ठीक है, जैसे यूनिक पब्लिकेशन की आती है तो उसमें बीच में कमेंट्री आती है, तो आप इसकी जो अपने इसका जो पॉकेट वर्जन आता है वो लेके आना। पॉकेट वर्जन से क्या होगा कि आपके पास बीच की कमेंट्री नहीं रहेगी और आपके पास जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो रहेगा। मैं तो कहता हूँ आप इसका जो ओरिजिनल पीडीएफ है उसके आप क्या कर देना, उसका आप प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, और नहीं तो इसका पॉकेट एडिशन आता है ये सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का, ये आप इसका पॉकेट एडिशन लेके आ जाना, ये मस्ट है। अब आप अगर एकदम नए हो तो आपको ये बेयर एक्ट तो समझ में आएगा नहीं या कम समझ में आएगा, तो इसके लिए अपन को कोई गाइड पढ़नी पड़ेगी। अब गाइड कौन सी पढ़े, तो यार यही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। थोड़ी भाषा भी आसान है और सबसे पॉपुलर यही है, तो आप ये पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको पढ़ना है ना, तो एक राजेश मिश्रा की आती है, राजेश मिश्रा। ठीक है, राजेश मिश्रा की पढ़ सकते हो। और इसके अलावा एक योगेश शर्मा की भी आती है, योगेश शर्मा वाली, वो भी आप ला सकते हो। ठीक है, एक ले आना कोई भी गाइड, और साथ में बेयर एक्ट, और इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पीवाईक्यू, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के पीवाईक्यू। सारे पीवाईक्यू आप लगा लेना दिशा वाली बुक से। फिर देखो, ये राजस्थान की पॉलिटी, मैं आपको बता रहा था कि भाई 2022 तक तो आरपीसी राजस्थान पॉलिटी से बहुत ही सुगले फैक्ट पूछती थी। ठीक है मतलब ऐसे फैक्ट पूछती थी यार, वो कैसे याद करें कि इसके समय कौन सचिव था, कौन राज्यपाल था, राज्यपालों का क्रम पूछ लेती है, कभी सचिवों का क्रम पूछ लेती है, कभी पूछ लेता है कौन सा पहला अतिरिक्त परिवार वाला था, कौन अतिरिक्त परिवार वाला राज्यपाल नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन पहले आरपीसी पूछा करती थी। ठीक है, कौन कौन से आरपीसी का अपने सचिव था, नहीं था। लेकिन आजकल आरपीसी का मैं इसका पैटर्न देख रहा हूँ कि थोड़े जो क्वेश्चन है वो थोड़े बेयर एक्ट से आने लगे, अनुच्छेदों से आने लगे, तो ये अपने लिए अच्छी बात है। तो इसके लिए एक तो वही बेयर एक्ट अपना चल जाएगा। बेयर एक्ट में अपन जो अनुच्छेद पढ़ेंगे ना आगे, राज्यपाल वाले, विधानसभा विधान परिषद वाले, हाईकोर्ट वाले, तो एक तो वही पढ़ना और पीवाईक्यू लगाना, और साथ में जो जितने भी आयोग अपन को दे रखे हैं ना, उसकी जो वेबसाइट है आयोगों की, उस वेबसाइट का जो होम पेज है वहां से आरपीसी क्वेश्चन बनाती है। चाहे आप आरपीसी ले लो, चाहे अपने इलेक्शन कमीशन ले लो, चाहे अपने ह्यूमन राइट कमीशन ले लो, चाहे अपने एक और है ना इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग, ये जो चारों आयोग अपने सिलेबस में दे रखे हैं, ये अपने लोकायुक्त। ठीक है, ये जो अपने सब सिलेबस में जो दे रखे हैं ना, ये पीछे लिख रखे देखो। ठीक है, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग और सूचना आयोग, इन सभी आयोग को अपन को इसकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट से पढ़ना है। वेबसाइट का होम पेज खोलना, उससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको
उसके वो हर वेबसाइट पे ऐसे लिखता हो ना हमारे बारे में, तो जो इनके बारे में लिखा होता है ना, आप वहाँ से अगर ओरिजिनल कंटेंट पढ़ोगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे और आपको कम भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही जो राजस्थान हाईकोर्ट के आप क्वेश्चन देखोगे ना, इसमें कहीं सिलेबस में दे रखा होगा हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट का ऐसा है कि हाईकोर्ट से जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो या तो बेरेक्ट से आते हैं, यानी कि आर्टिकल से आते हैं, संविधान के अनुच्छेदों से, या जो प्रश्न आते हैं वो हाईकोर्ट की जो वेबसाइट, राजस्थान हाईकोर्ट की जो वेबसाइट पर हाईकोर्ट की स्थापना के बारे में जो जानकारी दे रखी है, काफ़ी अच्छी जानकारी दे रखी है, तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इन सारे आयोगों की जो ओरिजिनल वेबसाइट है जिसमें लिख रखा है हमारे बारे में, तो वहाँ से ज़रूर देखें। फिर देखो, हाँ, एक ही जनक सिंह मीणा जी की बुक आती है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, अच्छी बुक्स है, और आप इस बुक को भी एक बार, जनक सिंह जी मीणा की पुस्तक है, आप इसको भी आप देख सकते हो। अब देखो, इंडियन इकोनॉमी एवं इंडियन आर्थिक अवधारणा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। अब इस पुस्तक का क्या है, इस सिलेबस का क्या है, मैं आपको बताऊं। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन तो 7-8 आपको दिखते हैं, लेकिन जो अपना ये जो सिलेबस दे रखा है ना, उससे क्वेश्चन 3-4 ही आते हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन, और ये जो 3-4 क्वेश्चन आते हैं ना, वो इन 3-4 टॉपिक से आते हैं। मैं बताऊं, एक तो मुद्रास्फीति से, ये टॉपिक इससे आते हैं, एक राजकोषीय मौद्रिक नीतियां इससे आते हैं, और एक आते हैं बजट निर्माण से। इस पूरे सिलेबस में ये 3 टॉपिक है ना, जो अपने कोर इकोनॉमी के टॉपिक है, बजट वाला, मुद्रास्फीति और राजकोषीय मौद्रिक नीतियां, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे हर साल इन 3 टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, बाकी आप देखोगे ये योजनाएं, नीतियां ये दे रखी है। बाकी आप देखो, ये 2 इंडेक्स दे रखे हैं अपने सिलेबस में, मानव विकास सूचकांक और वैश्विक खुशहाली सूचकांक। तो इन दोनों इंडेक्स को, जो जैसे अभी 2025 में कौन सी रैंक है, तो आप करंट से थोड़ा देखते रहना, करंट की कोई भी आप वीडियो खोल देना, और इन इंडेक्स का जब भी आपका एग्जाम हो तो करंट समय उसको अपडेट कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो अब इसके लिए क्या करना है, जो मैंने आपको 3 टॉपिक बताए, बजट वाला, राजकोषीय नीति वाला और इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति वाला, वो 3 टॉपिक आप ये जो MC ग्रोयल की बुक आती है रमेश सिंह की, इससे तैयार कर सकते हो, या ये S चंद्र और विवेक सिंह की पुस्तक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे तैयार कर सकते हो। ठीक है, या मैं तो कहूँ इन 3 टॉपिक आप कहीं यूट्यूब पे वीडियो देख लो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक पढ़ने से ज़्यादा वीडियो देखने से समझ में आता है। ठीक है, और बाकी जो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वो तो मैंने बता दिया, उन 2-3 टॉपिक से आते हैं। बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन है, वो आजकल RBC यहाँ से पूछने लगी है, भारतीय आर्थिक समीक्षा से, इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू से, बजट से, और जो भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं उनसे। फ्लैगशिप तो क्या, जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं वहां से। तो यार, पहले अपन इंडियन इको सर्वे इतना नहीं पढ़ते थे, भारतीय आर्थिक समीक्षा इतनी नहीं पढ़ते थे, बजट भी उतना नहीं पढ़ते थे, लेकिन आजकल पेपर में इससे क्वेश्चन आने लगे, तो अपन को थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब देखो, राजस्थान इकोनॉमी का तो अपन को पता है एक ही सोर्स है, क्या, एक तो बजट, एक आर्थिक समीक्षा, और एक राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम। बस, राजस्थान इकोनॉमी अच्छा आउटपुट देती है, मैंने आपको बताया, और आपको ये 3 सोर्स फॉलो करने हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और नीतियां, कार्यक्रम। आप कहोगे कि सर ये कैसे करें, तो यार जो ओरिजिनल बजट आता है ना, जिस दिन, जैसे ये 19 फरवरी का आया, तो उसी दिन जाओ, प्रिंट निकाल के आओ, और ओरिजिनल भाषण को एक बार पढ़ो। ठीक है, पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। इकोनॉमिक सर्वे जैसे आता है तो तुरंत जाओ, ऐसे अंदर वो होना चाहिए जुनून कि यार जैसे इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो मैं उसको लाके उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। मैं तो वेट करता था कि यार कब आ रहा है इकोनॉमिक सर्वे। मुझे पता है ऐसे पढ़ना मुश्किल होता है थोड़ा, लेकिन आप अगर एक बार जब ओरिजिनल पढ़ के खुद से नोट्स बनाओगे ना, तो उसका अलग ही मज़ा है। आपको प्री में भी फ़ायदा है, मेंस में भी फ़ायदा है, और बाकी सारे एग्जाम्स में भी फ़ायदा है। और ये आपको ये भी पढ़ना है। हाँ, ये फ्लैगशिप योजनाएं, नीति और कार्यक्रम। अब ये योजनाएं तो आपको पता, फ्लैगशिप योजना की अलग से सरकार PDF जारी करती है, वो देख सकते हो। नीति और कार्यक्रम आपको अलग से PDF भी मिल जाती है आजकल, नहीं तो आपको इकोनॉमिक सर्वे में ये मिल जाएगी। अब देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये जो अपने सिलेबस में दे रखा है ना, दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व। अब इसमें सर के क्या क्या पढ़े यार, ये तो सब कुछ दे दिया। तो मैं आपको कहूं कि कुछ टॉपिक यहाँ पे सीधे मेंशन है, देखो, जैसे आहार एवं पोषण, रक्त समूह, RH फैक्टर, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग, यानी कि ये यहाँ पे आपको 4 टॉपिक सीधे मेंशन कर रखे हैं सिलेबस में साइंस के। क्या क्या? आहार एवं पोषण, रक्त समूह और रोग और अपने स्वास्थ्य देखभाल। तो इन 4 टॉपिक को अपन को अच्छे से तैयार करना है प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है। इन 4 टॉपिक को अपन को प्रीलिम्स के हिसाब से तैयार करना है। कहाँ से तैयार करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो मैं अभी आपको बता दूंगा। बाकी आप देखो, कंप्यूटर दे रखा है, टेक्नोलॉजी दे रखा है और ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, तो देखना इसका। वो जो 4 टॉपिक मैंने बताया वो आपको इन दोनों बुक्स में मिल जाएंगे, 9th और 10th में, वहां से तैयार करना है। साइंस के लिए तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि जो अपना मेंस का सिलेबस दे रखा है साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, मेंस का सिलेबस तैयार करना अपन को अच्छे से। प्रीलिम्स में जो दैनिक जीवन के मूलभूत तत्व है यार, ये 4 टॉपिक है ना, ये आराम से अपने आप तैयार हो जाएंगे। अपन को साइंस में प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं देखना है, मेंस का सिलेबस देखना है, और मेंस का सिलेबस में जो जो टॉपिक दे रखे हैं उसको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। वो कहाँ से करना है, तो यार जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की RBSC की जो 9th और 10th की जो बुक है, यहाँ से अपन को तैयार करना है। आप जब सिलेबस देखोगे तो आपको लगता है कि ये, आपको लगेगा कि ये सारे टॉपिक है वो इन्हीं 2 किताबों से उठा के अपना सिलेबस बनाया गया है, आप जब सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। तो आपको 9th और 10th, जो मैं NCERT की नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये राजस्थान बोर्ड की 2 बुक बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ से पढ़ना है। इसके अलावा कोई टॉपिक अगर इन 2 में ना मिले तो आपको यहाँ अरिहंत की एक पुस्तक आती है, अरिहंत एनसाइक्लोपीडिया। ये सामान्य विज्ञान की पुस्तक है जो सारे एग्जाम्स में काम आती है, अपने भी एग्जाम्स में काम आ जाएगी, तो ये आप एक बुक लेके आ सकते हो। और साथ में आपको यार PYQ कर लेना है ना। PYQ किससे करना है, दिशा वाली बुक से, ठीक है। तो साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया, 9वीं 10वीं की पुस्तक, अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया और दिशा वाली बुक। फिर देखो रीजनिंग और मैथ, मैंने आपको बताया 10 क्वेश्चन आते हैं आजकल। RPC ने रेशियो ऐसे कर दिया कि 12-13 तो रीजनिंग के पूछेंगे और 7-8 आपको मैथ के पूछेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करें, देखो, इसके लिए एक मैथ के लिए तो ये बुक सबसे अच्छी है, RS अग्रवाल की, ठीक है। बेसिक बुक है, चाहे SSC की तैयारी करता है, चाहे कांस्टेबल की तैयारी करता है, कोई भी पोस्ट अगर तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट है वो इस बुक को पढ़ता है। तो आप भी RS अग्रवाल की ये जो नवीन अंकगणित जो पुस्तक है, एकदम बेसिक बुक है, आप ये पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है, बस इससे अपना काम चल जाएगा। कुछ 1-2 टॉपिक जो अपने सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे ये अपने क्रमचय संचय है ना, और प्रायिकता तो इसमें है, क्रमचय संचय शायद इसमें नहीं है, तो वो आप कहीं और से पढ़ सकते हो। रीजनिंग के लिए ये अक्षय सर की बुक आती है बहुत अच्छी, रीजनिंग चालीसा करके है, इसमें थ्योरी भी है, कंसेप्ट भी है, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज ये सारे पेपर भी है, तो अपन अक्षय सर की ये बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो रामन्यास माथुरिया जी की भी बुक आती है, अगर आपके पास वो बुक है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब करंट अफेयर्स, देखो यार इस पे सबसे ज़्यादा काम करना है, करंट अफेयर्स पर। ये ऐसा टॉपिक है, RPC आजकल जिस तरीके से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ रही है, आपने तो देखा ही होगा, मैं तो रोज़ देख ही रहा हूँ, हर किसी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करना बस की बात है नहीं। तो क्या किया जाए, देखो पहले क्या होता था कि जब RPC में, जब प्रीलिम्स में प्रश्न ज़्यादा डिलीट हो जाते थे, तो RPC ने आजकल सोच लिया कि भाई हम ऑथेंटिक सोर्स से ही क्वेश्चन पूछेंगे, जो करंट अफेयर्स के पूछेंगे। तो ऑथेंटिक सोर्स कहाँ से RPC भी पेपर प्रश्न पूछ रही है, तो एक पूछ रही है PIB से, जो भारत सरकार का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB की जो वेबसाइट है वहाँ से। एक पूछ रही है जो राजस्थान सरकार की डेली सूजस आती है, सूजस का फुल फॉर्म क्या है आपको पता है, सूचना एवं जनसंपर्क। तो जो अपने डेली सूजस आती है, सूजस बुलेटिन, एक तो वहाँ से। और आपका, अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 20 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के आ रहे हैं ना, तो आपको 16 से 17 क्वेश्चन आपको इन दोनों में मिल जाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ से आप कहोगे कि सर पीआईबी में तो डेली के 100-200 पोस्ट आ जाती है, तो कैसे तैयार करें? तो यार इसके लिए मैं कर रहा हूँ कोशिश। आपको पीआईबी और सूजस, इसकी एक आपको स्पेशल बुक अपने मैगजीन है वो हर महीने मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपको भी अगर पढ़ना हो तो यहीं 2 से पढ़ना देखो, ठीक है। ये 2 पढ़ने के बाद आप बेसिक क्रोनोलॉजी से पढ़ सकते हो और थोड़ा, जैसे कुछ पुरस्कार कहीं दे रहे हैं, ठीक है, और कहीं खेल में कुछ हो रहा है, टेक्नोलॉजी में कुछ हो रहा है, तो आप वो इन दोनों को पढ़ने के बाद आप क्रोनोलॉजी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। तो इससे अपना करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सारी बुक लिस्ट बता दी, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से ऑथेंटिक सोर्स है, ये मैंने आपको सब बता दी, ठीक है। अब किसी सब्जेक्ट की आपके पास कोई दूसरी बुक है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, या कोई नोट्स है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। आप जो पढ़ रहे हो या जिसको आपने 1-2 बार पढ़ लिया उसको भी आप पढ़ो, ठीक है, उसको आप पढ़ते रहो। अब आपके कुछ और डाउट्स होते हैं जो मुझे अक्सर बच्चे पूछते हैं या मेरे तैयारी वाले दोस्त पूछते हैं, तो मैं आपको कुछ और प्रश्नों के जवाब देता हूँ कि आरएस प्री तैयारी के फ़ायदे क्या क्या है। तो फ़ायदे एक तो मैं बताऊँ, आप देखना, नोट करना क्या क्या फ़ायदे है। मैं तो कहूँ कि आपके घर में या आपका छोटा भाई कोई भी अगर चाह रहा है कि मुझे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, तो आप उसको बोलिए कि आप आरएस प्री की तैयारी करें। इस आरएस प्री की तैयारी के फ़ायदे क्या है? एक तो आपके राजस्थान का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा ना, राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम, वो आप उस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकेगा वो, ठीक है। राजस्थान का कोई भी, चाहे वो पटवारी हो, वनपाल हो, वन रक्षक हो, एलडीसी का पेपर हो, चाहे वो अपने एसआई का पेपर हो, चाहे वो अपने पटवारी का हो, चाहे वीडियो का हो, कोई भी पेपर है तो वो आराम से पास हो सकता है। किससे? अगर अपना आरएस की प्री की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, आरएस के प्री का सिलेबस और एसआई का सिलेबस बिल्कुल सेम है। आरएस प्री का सिलेबस और एसआई का जो सिलेबस है, ये दोनों बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेम है, तो एसआई की तैयारी भी हो सकती है, ठीक है। और तीसरा इसमें फ़ायदा क्या है कि अपन को सारे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और इससे क्या होता है, अपने मेंस में तो काम आता ही है ना, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। अपन को ये पता चलता है कि यार इन सारे सब्जेक्ट की समझ आपकी अच्छी हो जाती है, ठीक है। आप अपन देख पाते हैं कि यार जियोग्राफी कैसे हमारी हिस्ट्री को प्रभावित कर रही है, हिस्ट्री कैसे हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करती है, और इकोनॉमी कैसे हमारी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो ये प्री की तैयारी के फायदे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आपको पता है 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कट ऑफ रहती है कितनी, कट ऑफ रहती है अपने 70 या 75 नंबर के आसपास, जो इस बार रही थी 71 नंबर, ठीक है। तो ये इतनी कट ऑफ रहती है। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 150 क्वेश्चन आते हैं, क्या, तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो भाई मेरा ऐसा जनरली ये होता है कि 150 क्वेश्चनों में मैं जो जनरली अटेम्प्ट करता हूँ वो 130 से लेकर 140 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। अब आप ना, आप ये देखो कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है। जनरली जो एक नॉर्मल जो एवरेज मेरे जैसा बच्चा होता है, उसकी जो एफिशिएंसी रहती है वो 75 से 80% के बीच में रहती है। मेरी जो एफिशिएंसी है 75 से 80% के बीच में रहती है, ठीक है। अब जब मेरी एफिशिएंसी इतनी है या कई बार उससे कम हो जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा तो माइनस वाइनस हो हुआ के अपने अपन लिस्ट में आ जाएंगे। अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, आपकी एफिशिएंसी 90% के आसपास है, तो भाई आप इसको नंबर को कम भी कर सकते हो, है ना, 110 के आसपास भी कर सकते हो। अब आपको ये देखना है कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि आप 100 क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो कितने क्वेश्चन आपके सही होगा, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल रेंज जो मैं फॉलो करता हूँ वो 130 से 140 के बीच में। हाँ, एक ध्यान रखना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट मत करना। प्री के एग्जाम में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि तुक्का कहाँ नहीं लगाना है। एक तो करंट में तुक्का नहीं लगाना है, जनरली मेरे तुक्का भी सही नहीं होता है करंट का तुक्का, और दूसरा मैथ और रीजनिंग में जनरली तुक्का सही नहीं होता, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में भी तुक्का नहीं लगाना है। इसके अलावा आप तुक्का लगा सकते हो। मुझे लगता है कि इन दो सब्जेक्ट में तुक्का लगाना
सही नहीं है। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है, अब आप देखना, अगला जो क्वेश्चन है कि सर नेगेटिव मार्किंग को कम कैसे करें। तो नेगेटिव मार्किंग कम कैसे हो सकती, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो नेगेटिव मार्किंग है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एग्जाम लगाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सोल्व करो। देखो यार, प्री पास करने की एक ही स्ट्रेटेजी है कि जितने आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उसके 100 गुना आप क्या कर दो, आप ऑब्जेक्टिव लगा के चले जाओ। यानी कि प्री पास करना है तो 15,000 ऑब्जेक्टिव लगा दो। आप कह रहे हो कि सर यार ये ज़्यादा नहीं हो गया क्या, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। जब आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लेते हो ना, तो आपको भले ही प्रश्न नहीं आ रहा है या उसका एग्जैक्ट उत्तर नहीं पता, आपका जो तुक्का वो एकदम सही लगने लग जाता है। तुक्का एक्चुअल में कोई तुक्का होता नहीं है, मैं आपको बताऊं। तुक्का क्या, एक लंबी प्रैक्टिस होती है। लंबी प्रैक्टिस के बाद अपन को अपना दिल कहता है यार यही आंसर होगा, और सच में वो आंसर हो जाता है। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अपन ने सोल्व कर लिए। तो अब इतने सारे ऑब्जेक्टिव सर सोल्व आप कह रहे हो करना है, मैं तो कहूँ प्री क्या, कोई भी आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम पास करना है ना, तो जितने उस एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसका 100 गुना आप ऑब्जेक्टिव पहले सोल्व करके चले जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर पास नहीं हो रहा है। तो ये सोल्व क्या क्या करें, तो 3 चीज़ें कर सकते हैं अपन। एक तो जो दिशा वाली बुक से जो पीवाई क्यू आते हैं सारे, वो सारे पीवाई क्यू सोल्व कर लिए। एक आप कहीं भी टेस्ट लगा रहे हो, चाहे कोचिंग में या घर पे, तो वो सारे टेस्ट आप सोल्व कर सकते हो। आप तो कहीं भी ऑब्जेक्टिव दिखे ना, तो आप उसके पीछे पड़ जाया करो, मतलब उसको सोल्व किया करो। जैसे मैं टेलीग्राम की क्विज बहुत सारी सोल्व करता था, ठीक है। और एक जो अपने मॉडल पेपर वाली बुक्स आती है, उस मॉडल पेपर वाली बुक लाके उसको सोल्व किया करो। उससे क्या होगा, उससे आपका जो आपको पता रहेगा कि भाई टाइमिंग वाइमिंग कैसी क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। कितने टेस्ट लगाए, कितने टेस्ट लगाए, तो यार ऐसे तो आपको ऑब्जेक्टिव पीवाई क्यू सारे सोल्व कर लेने हैं। अगर आप सारे पीवाई क्यू सोल्व करते हो तो आपको प्रीलिम्स के 10 से 15 टेस्ट खूब है, क्योंकि ये 1500, ये अपने 10 टेस्ट लगोगे तो भी अपने 1500 के आसपास आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो कितने टेस्ट लगाए, तो 10 से 15 खूब है। जितने ज़्यादा लगा पाओ उतना लगाना, इतने 10-15 तो आपको कम से कम लगाना ही है। ठीक है, हाँ पीवाई क्यू सारे सोल्व करने हैं दिशा वाली बुक से, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड के क्वेश्चन हो, चाहे आरपीसी के क्वेश्चन हो। पीवाई क्यू कितने इंपॉर्टेंट है, तो भाई पीवाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि वो क्वेश्चन भले आपके रिपीट नहीं होगा, लेकिन वैसा ही कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको सोल्व कर लोगे। लेकिन आपकी ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने की क्षमता बढ़ेगी, आप ऑब्जेक्टिव देख के घबराओगे नहीं। ये पीवाईक्यू या जो मैं कहता हूँ ना कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है, इससे आप क्या होगा कि जब ऑब्जेक्टिव को देखते ही नहीं घबराओगे, जो आपके अंदर डर है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो खत्म हो जाएगा। तो आपको यार पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है। प्री और मेंस की तैयारी में क्या फ़र्क है, देखो यार कोई फ़र्क नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आपको प्री और मेंस की तैयारी कोई अलग अलग नहीं करनी, एक साथ ही करनी है। ठीक है, आपको वही स्पेक्ट्रम पढ़नी है, वही लक्ष्मीकांत पढ़नी है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको पता है जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके 2-3 महीने बाद अपना पेपर होता है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर आप प्री पे फोकस कर लिया करो। इस बार काफ़ी लोगों का प्री पास नहीं हुआ था, मेरे ही काफ़ी दोस्तों का। क्यों, क्योंकि थोड़े वो कॉन्फिडेंट थे कि हम प्री कर लेंगे, लेकिन पता नहीं यार आरपीसी का कब अपना पैटर्न चेंज कर ले, कब अपने पास एकदम नया पेपर आ जाए। तो अपन को ध्यान रखना है कि प्री और तैयारी को इंटीग्रेट करोगे, और इवन प्री तैयारी और इंटरव्यू कोई तैयारी अलग अलग है नहीं, एक जैसी तैयारी है। इसको आप इंटीग्रेट करोगे उतना ही फायदा है। ठीक है, और ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो तैयारी में क्या फ़र्क है, तो कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। कब तक, जब तक अपना नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। ठीक है, तब तक अपन को प्री मेंस और इंटरव्यू की, तब तक मैं तो कहूँ जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता ना, तब तक अपन को प्री का सिलेबस ज़्यादा देखना ही नहीं है, अपन को मेंस का सिलेबस ही ज़्यादा देखना है। मैंने जब तैयारी शुरू की थी उससे लेकर जब तक रिजल्ट आया, तो मेरे टेबल पर हमेशा मेंस का सिलेबस रहता था। क्योंकि यार सिर्फ प्री पास करना तो अपना इंटेंट होना नहीं चाहिए, अपन को मेंस भी तो पास करना है। प्री और मुख्य परीक्षा की तैयारी के बीच अंतर, देखो अंतर कोई नहीं है ना। प्री में थोड़े अपन को फैक्ट ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, मेंस में थोड़ी अपन को अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा
आपने बढ़ानी पड़ती है। जैसे अंतर आता है स्पेशली करंट अफेयर्स में, ठीक है। अब अपन जब मेंस का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो अपन ये थोड़ी पढ़ेंगे कि ट्रम्प ने 50% टैरिफ लगाया है, ठीक है। अपन ये देखेंगे कि यार इस टैरिफ का क्या क्या इम्पैक्ट इंडिया पे होगा, भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस तरीके से प्रभावित होगा, इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म में कैसे प्रभावित होंगे, अभी शॉर्ट टर्म में कैसे प्रभावित होंगे, इंडिया और चाइना के रिलेशन का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तो हो गया एक करंट का मुद्दा, समझ रहे हो मेरी बात को। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता आपको मुद्दों पर फोकस रखना है कि अभी क्या चल रहा है, कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है। मुद्दों को समझना है, मुद्दों पर फोकस रखना है। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो अपने करंट की जो मैंने आपको तीनों बताया, पीआईबी, सुजस और वो, है ना, तो वो आपको 2-3 महीनों की एग्जाम से पहले की वो पढ़ लेनी है। पहले आरपीसी ऐसा हुआ करता था कि 1 साल पुराना करंट भी पूछ लेता था, लेकिन आजकल आरपीसी ने आपने देखा होगा कि करंट है वो जिस महीने, जैसे मान लो अप्रैल 2025 में पेपर है, ठीक है, तो आरपीसी अप्रैल का नहीं पूछेगी, आप आरपीसी आपको मैक्सिमम पूछेगी जनवरी, फरवरी और मार्च का, ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च का। तो ये अच्छी बात है कि आरपीसी आजकल बहुत ज़्यादा पुराना करंट अफेयर्स नहीं पूछती है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो फर्क स्पेशली आ जाता है करंट में। प्री का तो करंट अपन फैक्चुअल पढ़ते हैं पीआईबी से, और मेंस में होते हैं मुद्दे, मेंस इंटरव्यू में होते हैं मुद्दे। बाकी सब्जेक्ट में भी फर्क तब तक नहीं रहता जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। नोटिफिकेशन आते ही अपन को स्पेक्ट्रम से आर्या पर जंप कर लेना है, नोटिस आते ही अपन को लक्ष्मीकांत से बेरेक पर जंप कर लेना है। समझ रहे हो मेरी बात को। क्या मैथ और रीजनिंग के बिना आरएसपी पास हो सकता है? हाँ यार देखो, मैथ रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं। अब आप में से कई मेरे दोस्त लोग ऐसे होंगे जिनकी मैथ रीजनिंग थोड़ी कमज़ोर है ना, तो देखो पास हो सकता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैंने बाकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताए, जैसे राजस्थान भूगोल, ठीक है, और मैंने आपको बताया राजस्थान अर्थव्यवस्था, राजस्थान इकोनॉमी, और मैंने आपको बताया जैसे अपने करंट अफेयर्स। इन 3 पर आप पूरा फोकस करो कि यार ये जो 3 अपने जो मेजर सब्जेक्ट है इससे क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी मैथ रीजनिंग के बिना भी आराम से प्री पास हो सकता है। तो थैंक यू सो मच यार, ऑल द बेस्ट आप सभी को। आपने इतना 1 घंटे के आसपास आप पूरा रुके हो, वीडियो देखे हो, इसका मतलब आप निश्चित रूप से जिज्ञासु व्यक्ति हो। आप सच में संघर्ष और मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करना चाहते हो। आप सभी का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।